भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों यानी कि रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है। देवनागरी लिपि में 14 स्वर और 33 व्यंजन सहित 47 प्राथमिक वर्ण हैं। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि देवनागरी लिपि से भी पुरानी एक लिपि है जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है और इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। आज हम इसी प्राचीन लिपि यानी कि ब्राह्मी लिपि के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारा इस लिपि से पहली बार किसने परिचय कराया था। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, वहीं अंग्रेजी को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके जरिए हम अपने विचारों को लिखित रूप देकर किसी को भी आसानी से समझा सके और अपने विचारों को लिखित रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपको बता दें कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। लिपि के माध्यम से ही हमने संपूर्ण दुनिया के इतिहास को जाना है, ज्ञान विज्ञान को समझा है, समाज की व्यवस्थाओं को जाना है, हमारे पूर्वज किस तरह का जीवन जीते थे आदि सब कुछ हमने इस लिपि के माध्यम से ही जाना है। कुल मिलाकर असल बात यह है कि अगर ये ना होती तो आज हम लिपि के बारे में चर्चा भी ना कर रहे होते। तो दोस्तों, भाषा क्या होती है और लिपि व भाषा में अंतर क्या है? भाषा वो है जिसे आप बोलते हैं, जिसके माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा सांकेतिक भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, लेकिन जब इस भाषा को हम लिखित रूप में प्राप्त करते हैं तो भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। ब्राह्मी लिपि का इतिहास। ब्राह्मी एक प्राचीन लिपि है जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है, जैसे देवनागरी सहित अन्य दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, तिब्बती और कुछ लोगों के अनुसार तो कोरियाई लिपि का विकास भी इसी से हुआ था। इसे पढ़ा जा चुका है, लेकिन इससे भी प्राचीन माने जाने वाली सिंधु लिपि या चित्रात्मक लिपि को पढ़ने में मानव अभी तक सफल नहीं रहा है। हालांकि ब्राह्मी लिपि को पढ़ना भी इतना आसान नहीं था। विभिन्न शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर लिखा होने के बावजूद इसे समझने में कई वर्षों का समय लगा। इस लिपि का प्रयोग इतने प्राचीन काल से होता आ रहा है कि लोगों को इसके निर्माता के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। धार्मिक भावना के नजरिए से ब्रह्मा जी को इस लिपि का निर्माता मानते हैं। इस आधार पर इसे ब्राह्मी लिपि कहा गया है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारतीय आर्यों ने ब्रह्मा यानी कि वेद की रक्षा के लिए इसको बनाया था। इस आधार पर भी इसका नाम ब्राह्मी हो सकता है। प्राचीन समय में ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने के कारण भी इसे ब्राह्मी नाम से पुकारे जाने के अनुमान लगाए जाते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर काफी मतभेद देखने को मिलता है। कोई कहता है ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से संबंध रखती है, तो दूसरे मत के अनुसार इसका उद्भव और विकास भारत में हुआ है। डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेस और सेनाट आदि ने यूनानी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानी है। सेनाट का कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीयों का यूनानियों से संपर्क हुआ, पर जैसा कि बुलर और डिरिंजर आदि ने भी लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण यानी कि 325 ईस्वी से बहुत पहले यहाँ लेखन का प्रचार था, इसलिए यूनानी लिपि से इसका संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में अशोक की पाई जाती है, जो सिंध नदी के पार के प्रदेशों जैसे गांधार को छोड़कर भारतवर्ष में सब जगह एक ही रूप में मिलती है। जिस लिपि में अशोक के लेख हैं वो प्राचीन आर्यों या ब्राह्मण से निकाले हुई ब्राह्मी लिपि है। जैनों के प्रज्ञापनासूत्र में लिखा है कि अर्धमगधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वो ब्राह्मी लिपि है। अर्धमगधी भाषा मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेश की भाषा है, जिससे हिंदी निकली है। अर्थात ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यव्रत की लिपि है, जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी कहलाई। क्या आपको भी मानव सभ्यता की शुरुआत भारत में कैसे हुई ये जानने की उत्सुकता होती है? कैसे ये समाज, इतिहास और सिविलाइजेशन की रचना हुई? क्या इसमें कोई लूपहोल और कंट्रोवर्सीज हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक समरी जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया इन हिंदी, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर।
कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। यहां आपको किसी भी टॉपिक पर ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जैसे फाइनेंस, हिस्ट्री, बायोग्राफी, मोटिवेशन। कुकू एफएम है ज्ञान का भंडार, जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। आमतौर पर कुकू एफएम ऐप की कॉस्ट होती है 399 रुपये 1 साल के लिए, लेकिन अगर आप हमारा कोड विचित्र50 इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए पूरे साल की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपये, जो 1 रुपये से भी कम है। लेकिन ये कूपन कोड वैलिड है बस पहले 250 यूजर्स के लिए ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बनवाए गए ये शिलालेखों के रूप में कई स्थानों पर मिले हैं। इनके आधार पर यह माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास मौर्य वंश में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि ये लिपि प्राचीन सरस्वती लिपि यानी कि सिंधु लिपि से निकली हुई है, इसलिए ये पूर्ववर्ती रूप में भारत में सबसे पहले प्रयोग में थी। सिंधु लिपि के प्रचलन से हट जाने के बाद संस्कृत लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आई। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा गया जो समय के साथ चल सके, लेकिन प्राकृत या पाली भाषा में लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध उपदेश आज भी सुरक्षित हैं। इसलिए काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि इसका विकास मौर्यों ने किया। हालांकि ब्राह्मी लिपि मौर्य वंश से पहले रही होगी, लेकिन उसका विकास इसी दौरान हुआ। बताते हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्थानों पर शिलालेख वाले स्तंभ बनवाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, नई भाषा और लिपियों के उद्भव होने की वजह से इनका प्रयोग कम होने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि ब्राह्मी लिपि के इन शिलालेखों या स्तंभों को पढ़ना कठिन हो गया। कुछ समय बाद तो ऐसी भी स्थिति आई कि शिलालेखों पर लिखी ब्राह्मी लिपि महज चिन्ह मात्र होकर रह गई, क्योंकि शिलालेख काफी पुराने हो गए थे। ऐसे में इन पर लिखी हुई ब्राह्मी लिपि को पढ़ना काफी मुश्किल था। मौर्य वंश के बाद इतिहास में और भी कई साम्राज्यों ने शासन किया, लेकिन किसी ने भी इन शिलालेखों और अभिलेखों की ओर ध्यान नहीं दिया। जब दिल्ली सल्तनत का समय आया और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक बना, तब ब्राह्मी लिपि फिर से चर्चा का विषय बनी। एक दिन की बात है, 1953 में फिरोज शाह तुगलक जब टोपरा कलान में शिकार के लिए गया, तब उसकी नज़र अशोक स्तंभ पर पड़ी। पहले वो इसे तोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में इसे अपने साथ दिल्ली ले जाने का मन बना लिया। इस बात का वर्णन इतिहासकार श्याम सिराज ने तारीखी फिरोज शाह में किया है। अशोक स्तंभ को यमुना के रास्ते दिल्ली लाने के लिए एक बड़ी नाव तैयार की गई। स्तंभ पर कोई खरोच न पड़े, इसके लिए उसे रेशम और रुई से लपेटकर इसे दिल्ली लाया गया। बताते हैं कि टोपरा से यमुना नदी तक इसे लाने के लिए 42 पहियों की गाड़ी तैयार की गई थी, जिसे 8,000 लोगों ने खींचा था। फिरोज शाह ने इस स्तंभ को पढ़ने के लिए कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसे नहीं पढ़ सका, और इसी के साथ ही यह स्तंभ एक रहस्य बनकर रह गया। मुगलों के साम्राज्य के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया। कई अंग्रेजी इतिहासकार भारत को लेकर काफी आकर्षित थे। वो भारत में मौजूद हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। इस दौरान अंग्रेजी खोजकर्ताओं की नज़र भारत की कई प्राचीन वस्तुओं, इमारतों और स्तंभों पर पड़ी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए अशोक स्तंभ पर भी अंग्रेजों की नज़र गई, और उन्होंने इस पर लिखी लिपि को समझने के लिए भारत का पूरा भ्रमण भी किया। तब उन्हें इस स्तंभ पर लिखी लिपि भारत के दूसरे स्थानों पर मिलने वाले शिलालेखों और स्तंभों आदि पर देखने को मिले। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने साबित किया था कि यह स्तंभ टोपरा कलान से लाया गया है, और जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि में लिखे इन संदेशों को पढ़ा था। इस तरह जेम्स प्रिंसेप सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। इस स्तंभ पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखी गई सम्राट अशोक की 7 राजाज्ञाएं खुदी हुई हैं। ये देश का एकमात्र स्तंभ है जिस पर 7 राजाज्ञाएं खुदी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला जेम्स प्रिंसेप इस अशोक स्तंभ को कैसे पढ़ सके, तो आपको बता दें कि जेम्स प्रिंसेप को पुराने सिक्कों के माध्यम से प्राचीन लिपि या अक्षरों को पढ़ने का काफ़ी अनुभव था। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी कि सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा हुआ था। प्रिंसेप ने बताया कि अशोक ने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि को धम्म लिपि भी कहा जाता है।
जेम्स प्रिंसेप के बाद फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट एल्बर्ट टेरियन डे ने बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के संदर्भ से इस लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से वर्णित किया। तभी से इस लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन मौर्य काल में इस लिपि को किस नाम से जाना जाता था, इस बारे में अभी तक सही जानकारी नहीं मिल सकी है। इस पर खोज जारी है। आपको बता दें कि जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हमें जानकारी देने में बहुत मदद की है। इस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में जेम्स प्रिंसेप का अहम योगदान रहा है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है और इसके विकास में सबसे अधिक योगदान सम्राट अशोक को जाता है। और दोस्तों, जाते जाते आपको याद दिला दें कि कुकू FM ऐप पर अपनी मनपसंद ऑडियो बुक सुनना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूज करें कूपन विचित्र 50 और पाएं ज्ञान का भंडार कुकू FM पर। तो दोस्तों, आपकी नज़र में दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।